चलिए आज वीडियो एन कुमार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले प्राचीन भारत के इतिहास में आप लोग पिछले क्लास में पाषाण काल एवं तर्म पाषाण काल आपके द्वारा पढ़ लिया गया होगा चैनल के माध्यम से। फिर भी प्राचीन भारत के इतिहास में क्या क्या पढ़ना है, घटनाक्रम के आधार पर इसे हम वर्गीकरण करते हैं। आप लोग इसे देखेंगे और समझेंगे। प्राचीन भारत के इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास जो समान अध्ययन जीएस के अंतर्गत पीटी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो हम लोग देखते हैं उसे। तो सबसे पहले पाषाण काल। पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटते हैं। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उसके बाद नव पाषाण काल। पाषाण काल इसकी जब समाप्ति होती है, समाप्ति, तो ताम्र पाषाण काल आता है। ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल का मतलब हो गया यहाँ पे पहली बार तांबा धातु की खोज हो गई और पाषाण यानी पत्थर भी जारी है, इसलिए तर्म पाषाण काल। संस्कृति ये जब समाप्त होता है, समाप्त, तो प्राचीन भारत में हम लोग पढ़ते हैं, नाम सुने होंगे, सिंधु घाटी सभ्यता, इसको हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जब ये समाप्त होता है, समाप्त, तो हम पढ़ते हैं हम लोग वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता को हम लोग 2 भागों में पढ़ते हैं। ऋग वैदिक काल, क्योंकि इसकी जानकारी के लिए इसका कालक्रम है 1500 BC से 1000 BC। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल का कालक्रम है आपको 1000 BC से 600 BC। 600 BC। उसके बाद इसकी समाप्ति होती है। समाप्ति तो जो काल आता है उसको कहा जाता है आपको सूत्रकाल। सूत्रकाल, सूत्रकाल का काल है, माना जाता है 600 BC से 300 BC। इसी में हम लोग, इस काल में हम लोग कई चीज़ पढ़ते हैं। मुख्य बीपीएससी का जो क्वेश्चन, अधिकांशतः क्वेश्चन यहीं से आता है सबसे अधिक। यहाँ पे जैसे आप नाम सुने होंगे, यहीं पे होता है लोहा, लौह क्रांति, लोहा की खोज। सिंधु घाटी सभ्यता में यहाँ पे खोज होता है कांसा, नाम सुने होंगे, कांस, ठीक है, कांस धातु। यहाँ आ जाता है लोहा की खोज। लोहा की खोज, लोहा की खोज यहाँ हुआ। उत्तर वैदिक काल में एक लोहा ने उस समय के मानव जीवन या उस समय के राजनीतिक या उस समय के धर्म सारे गतिविधि को परिवर्तन कर दिया। अगर लोहा नहीं होता तो शायद महात्मा, लोहा की खोज नहीं होता तो शायद बौद्ध एवं जैन धर्म का उदय नहीं होता। यानी 6ठी शताब्दी का जो आंदोलन है
वो आंदोलन नहीं होता, बौद्धिक आंदोलन। उसमें बहुत संप्रदाय उस आंदोलन में भाग लिया था। इसमें बौद्ध है, जैन है, आजीवक है, बहुत से आप संप्रदाय का नाम सुने होंगे। यानी लोहा ने, अगर लोहा की खोज नहीं होती तो शायद मगध साम्राज्य, हर्यक वंश, नाग वंश नाम सुने होंगे, नंद वंश, ये सब का नाम सुने होंगे, ये सब वंश नहीं आता। तो कहने का मतलब है कि लोहा ने एक क्रांतिकारी परिवर्तन किया था। जो लोहा की खोज हुआ था 1000 BC से 600 BC के बीच में, इसका काल माना जाता है। खोज का अगर काल पूछेगा तो 700 BC। मध्यगंगा घाटी क्षेत्र, यहाँ पे मध्यगंगा घाटी क्षेत्र में हम लोग आ जाते हैं। मध्यगंगा घाटी क्षेत्र हो गया आपको बिहार और यूपी का क्षेत्र जो है उसको मध्यगंगा घाटी क्षेत्र कहते हैं, बिहार प्लस यूपी का क्षेत्र, ठीक है। 600 BC काल से 300 सूत्र काल में क्या हुआ, बहुत सा ये आपको मुख्य रूप से ये आप समझिए कि ब्राह्मण ग्रंथ का रचना हुआ। ब्राह्मण ग्रंथ का रचना, उसके बाद अरण्यक का नाम सुने होंगे, अरण्यक का रचना यही हुआ, अरण्यक। उसके बाद उपनिषद, उसके बाद आप सूत्रों की रचना हुआ। उसके बाद आप समझ जाइए आगे किस काल में दर्शन की रचना हुआ, सांख्य दर्शन, ये सब नाम सुने होंगे। इसी समय में घटना हुआ महाजनपद का उदय। 16 महाजनपद है, महाजनपद का उदय होता है इसी समय। महाजनपद 16 है, जिसमें आप नाम सुने होंगे अंका, मगध साम्राज्य। मगध महाजनपद एक साम्राज्य में परिवर्तित हो गया, मगध। इसी समय 600 BC काल में बौद्धिक आंदोलन हुआ। बौद्धिक आंदोलन में जैसे आप नाम सुने होंगे बौद्ध धर्म, महात्मा बुद्ध, जैन धर्म, महावीर, आजीवक धर्म, आजीवक संप्रदाय, मौखलीपुत्र घोषाल इसका संस्थापक था। सूत्रकाल की जब समाप्ति होती है यह काल, तब आता है, आपको नाम सुने होंगे मौर्य साम्राज्य। चंद्रगुप्त मौर्य जिसका संस्थापक था, चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद उसका पुत्र बिंदुसार राजा बना, उसके बाद अशोक और दशरथ उसका पोता था, उसके बाद अंतिम राजा वृद्धरथ है, ठीक है। जब मौर्य साम्राज्य ये समाप्ति होता है, ये समाप्ति तब मौर्योत्तर काल आता है। मौर्योत्तर काल उसको बोलते हैं। मौर्योत्तर काल में 2 प्रकार से शासन हुआ। एक विदेशी आक्रमण किया इसी समय, विदेशी आक्रमण में आप नाम सुने होंगे हिंद यवन के बाद पहलव नाम सुने होंगे, शक नाम सुने होंगे, कुषाण नाम सुने होंगे। कनिक राजा कुषाण इसी का था। रुद्रदामन शक इसका राजा था। सर्वप्रथम भारत में सोना का सिक्का ही जारी किया था, हिंद यवन। उसके बाद भारतीय में आप देख लीजिए, भारतीय वंश जो शासन किया, भारतीय वंश में उत्तर भारत, अगर उत्तर भारत को आप देखते हैं तो नाम सुने होंगे कि मौर्य साम्राज्य समाप्त हुआ तो उत्तर भारत में कौन आया, शुंग वंश। ये समाप्त हुआ तो कन्नव वंश, ठीक है। और दक्षिण भारत में सातवाहन वंश नाम सुने होंगे, सातवाहन वंश। और ये समाप्त हुआ तो नाम सुने होंगे आप ये समाप्त हुआ तो हम लोग गुप्त वंश। ये प्राचीन भारत में
हम लोग यही चीज़ पढ़ेंगे, मुख्य इतने पढ़ना है। बीपीएससी में प्राचीन भारत में इसको से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से दो क्वेश्चन रहता है। वैदिक सभ्यता से समानता क्वेश्चन नहीं रहता, कभी कभी पूछ देता है। यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रहता है, यहाँ से प्राचीन भारत में। उसके बाद मौर्य साम्राज्य से रहता है, इससे रहता है गुप्त। क्योंकि ये सब जो मौर्य साम्राज्य है या शुंग कन्नब, ये सब मगध क्षेत्र में यानी पाटलिपुत्र राजधानी था, स्वाभाविक है बिहार से संबंधित है, क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा। हिंद एवं में ये विदेशी आक्रमण हुआ था इस समय, स्वाभाविक है कि हिंद एवं शासक सोना का ये सिक्का चलाया था। हेलोडोरियस जो एक इसका एवं राजदूत था, वो गरुड़ स्तंभलेख ये भागवत धर्म के सम्मान में गरुड़ अभिलेख बनवाया था, गरुड़ स्तंभलेख बेसनगर में। ये काफ़ी चर्चित रहा है। शक शासक रुद्रदामन था जो काफ़ी फेमस था। कुषाण, स्वाभाविक है कुषाण, चूँकि कुषाण जब आक्रमण किया था पाटलिपुत्र, तो पाटलिपुत्र में अश्वघोष रहता था, उसको आक्रमण किया और अश्वघोष को यहाँ से ले गया उसको मथुरा, इसलिए पूछता है। गुप्त वंश, स्वाभाविक है ये बिहार में ही इसकी राजधानी गुप्त वंश का पाटलिपुत्र था, तो स्वाभाविक है कि यहाँ पे समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त पूछेगा। चूँकि चंद्रगुप्त के समय में जो 9 विद्वान रहते थे, आप नाम सुने होंगे, आर्यभट्ट का नाम सुने होंगे, सब बिहार से संबंधित है। स्वाभाविक है कि बीपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। तो कुल मिला के 8 से 10 क्वेश्चन रहता है प्राचीन भारत से। प्राचीन भारत में मुख्य रूप से इतना ही, किसी भी एग्जाम में, चाहे बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, जनरल कंपटीशन हो, किसी भी एग्जाम में प्राचीन भारत से इसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रारंभिक परीक्षा में, और मुख्य परीक्षा में भी इसी टॉपिक से प्रश्न रहता है। तो हम लोग पिछले क्लास में पूरा पाषाण काल पढ़ लिए हैं, मध्य पाषाण काल भी पढ़ लिए हैं, और नव पाषाण काल भी पढ़ लिए हैं, और ताम्र पाषाण काल पढ़ लिए हैं। अगले क्लास में सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाया जाएगा आप लोगों को। सिंधु घाटी सभ्यता में भी विभिन्न आयाम से हम लोग पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले अनुसंधान, जब तक अनुसंधान नहीं होगा तब, और स्थलों की खोज नहीं होगी, तब तक हम नहीं समझ पाएंगे कि अगर कहीं से मुहर मिला या कहीं से कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली, कहीं से बैलगाड़ी का साक्ष्य मिला, तो जब तक वो साक्ष्य नहीं प्राप्त करेंगे तब तक हम लोग ये नहीं समझ पाएंगे कि वो सिंधु घाटी सभ्यता था कैसा। उस साक्ष्य के आधार पर ही पता चलता है कि ये सभ्यता नगरीय था, नगरीय में इसका था, सामाजिक दशा कैसा था, अर्थव्यवस्था कैसा था, धर्म कैसा था, संस्कृति कैसा था। तो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में जो जॉन मार्शल था, पुरातत्व वेता का जो एक कमेटी गठित हुई थी, जॉन मार्शल उसका अध्यक्ष था, और सदस्य के रूप में राखल दास बनर्जी, दयाराम साहनी, आप नाम सुनेंगे। इन लोगों ने घूम घूम के भारत के विभिन्न क्षेत्रों में घूम घूम के खोज किया था शहरों को, और वहीं से जो साक्ष्य प्राप्त हुआ उस साक्ष्य के आधार पर विश्लेषण किया गया कि ये अगर मान लीजिए यहाँ बैलगाड़ी था, बैलगाड़ी का साक्ष्य मिला है, तो अनुमान लगाया कि व्यापार के अंतर्गत परिवहन संसाधन के रूप में बैलगाड़ी थे। लिपस्टिक का साक्ष्य मिला है, तो लिपस्टिक का मतलब है कि वही अनुमान लगाया कि इस समय श्रृंगार प्रसाधन काफ़ी उत्कृष्ट अवस्था में था। उतना पुराना होते हुए भी महिलाएं लिपस्टिक लगाती थी। कांसे की नर्तकी के बहुत से मूर्ति मिला है, तो अनुमान लगाया कि ये कांसे की नर्तकी मिलने से अनुमान लगाया कि इसका मतलब है महिला को ज़्यादा सम्मान मिल रहा था, ये सभ्यता में महिला को ज़्यादा महत्व दिया गया था, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता मातृसत्तात्मक था। तो कहने का मतलब है कि सिंधु घाटी सभ्यता हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, और सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत हम लोग स्थलों की खोज पढ़ेंगे। सर्वप्रथम जब स्थलों की खोज, और स्थलों की जो खोज हुआ किसने किया, वह स्थल कहाँ है, किस नदी के किनारे है, और उस स्थल से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त किए हुआ है। और वैसे साक्ष्य हम लोग पढ़ेंगे जिसका अर्थव्यवस्था के निर्माण में, उस समय के समाज के निर्माण में, उस समय के संस्कृति की दशा की जानकारी, प्रशासनिक दशा की जानकारी, राजनीतिक दशा की जानकारी, या कला से संबंधित दशा की जानकारी प्राप्त होता है। वही साक्ष्य प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाते हैं, और मुख्य परीक्षा में विश्लेषण के क्रम में, उत्तर लेखन के क्रम में उदाहरण के रूप में वही साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अधिक से अधिक लाइक करेंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे,
और सब्सक्राइब भी करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।